अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया। रिसेप्टर्स देखे हम लोगों ने ह्यूमंस के अंदर, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों ने देख लिया। नर्वस सिस्टम जब हम लोगों ने स्टडी किया था, इसमें कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, इसमें आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे ही था। ठीक है, तो अब डिसऑर्डर्स हुए हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, एक हमारे पास है फंक्शनल डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स का क्या मतलब होता है, इसमें ये होता है कि जो भी ब्लड सप्लाई जा रही है नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो भी ब्लड सप्लाई जा रही है, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जो भी ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आई है तो उसे हम लोग वेस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या आती है, पैरालिसिस। वेस्कुलर से ही पता लग रहा है ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स के अंदर अगर कोई भी क्या आई है, डिस्टर्बेंस आई है, तो क्या अगर होंगे, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स अगर होंगे। दूसरा हमारे पास आता है फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल से ही पता लग रहा है कि फंक्शन के अंदर कोई डिसऑर्डर हुआ है, तो उसे हम लोग फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये वाले डिसऑर्डर किस तरह से अगर हो सकते हैं कि जो भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, नर्व सेल ने या न्यूरॉन ने जो भी नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करनी होती है या ट्रांसमिशन उसकी करनी होती है, तो उसके अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस आई है तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, यानी कि नर्व सेल और न्यूरॉन ने जो भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट करनी होती है या ट्रांसमिट करनी होती है, तो उसके अंदर जो भी डिस्टर्बेंस आती है उसे हम लोग फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आती है एपिलेप्सी की। अब पैरालिसिस और एपिलेप्सी क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है पैरालिसिस। पैरालिसिस को उर्दू में कहते हैं फालिज। ठीक है, तो जो भी फालिज के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी मसल्स का पूरा जो ग्रुप होता है उसमें या तो कंप्लीट लॉस हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक मसल ग्रुप में, वो हो सकता है डिफरेंट मसल ग्रुप्स के अंदर भी कंप्लीट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल काम के ही नहीं रहते वो वाले मसल्स। इस तरह से होता है। ऐसे होता है कि जैसे ये वाला जो हाफ पार्ट है या जो भी मसल अफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उस मसल्स के ग्रुप्स में क्या होता है कि ऐसा होता है कि मतलब फील ही नहीं होता कि बॉडी का वो कोई पार्ट है भी है। इस तरह से कंप्लीटली लॉस फील होता है। ठीक है, तो इसमें असल में ये पैरालिसिस अगर किस तरह से होता है, ये इस वजह से अगर होता है कि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें कोई डैमेज कॉज होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, उसकी तरफ जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह जारी होती हैं उसमें क्या होता है, डैमेज अकर हो जाते हैं। अब डैमेज किस वजह से अकर हो सकता है, इसमें स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का क्या मतलब है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई रप्चर अकर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकती हैं जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही होती है। ठीक है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर रप्चर कॉज हो सकता है, इस वजह से भी पैरालिसिस अकर हो सकता है। दूसरे इसमें ये आता है कि ये जो भी ब्लड वेसल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही होती हैं उसमें ब्लड क्लॉटिंग भी अकर हो सकती है, यानी कि उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी इसमें ये आती है कि पोलियो वायरसेस, अगर आपकी बॉडी के अंदर पोलियो वायरसेस प्रेजेंट है तो उसका जो पॉइजन होगा उससे भी पैरालिसिस अकर हो सकता है। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज है मोस्ट कॉमनली। और भी डिफरेंट हमारे पास सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही बताए हुए हैं। अच्छा, इसमें केस में होता क्या है कि पेशेंट को इस तरह से फील होता है कि जैसे यहाँ तो पूरी बॉडी के अंदर वीक पैरालिसिस हो सकता है या फिर बॉडी की एक साइड में वीक पैरालिसिस हो जाता है। यानी कि ऐसे होता है कि
हाफ साइड जो होती है या पूरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है कि बिल्कुल फील ही नहीं होते, मसल्स इतने अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके अलावा पैरालिसिस कहाँ पे कौन से बॉडी के पार्ट्स में अकर हो सकता है? इसमें आता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो भी हिप्स से टोज तक जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आती हैं, इसमें भी पैरालिसिस अकर हो सकता है। इसके अलावा आपके जो 4 लाइम्स है, यानी कि लेग्स 2 आ जाती हैं, 2 आर्म्स आ जाती हैं, इन चारों लाइम्स में हो सकता है आपकी यहाँ पे पैरालिसिस अकर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है जिसमें पैरालिसिस अकर हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा जो हम लोगों ने फंक्शनल डिसऑर्डर में देखा था, उसकी जो एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी वो थी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है कि जो भी ब्रेन से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उसमें क्या होता है कि या तो वो एबनॉर्मल जनरेट होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है नर्व इम्पल्सेस का ब्रेन से। ठीक है, तो ये सारी जो भी एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती जा रही है, इससे हमारे पास क्या होती है? एपिलेप्सी कॉज होती है। ये क्या करता है? पेशेंट के अंदर अनप्रोवोक्ड सेजियोर्स प्रोड्यूस करता है। सेजियोर्स क्या होता है? ये होता है कि जो भी ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती हैं वो अकर होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिकल रप्चर्स अकर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया भी हुआ है कि ये टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट होती है, यानी कि ये परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी होती है। तो इसमें दे आर मार्क्ड बाय कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो अनकंट्रोलेबली शेक करना शुरू कर देती है, यानी कि हम लोग उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इस कंडीशन में सेजियोर्स जब हमारे पास अकर होते हैं तो क्या होती है कि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली शेक करना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये कैसे अकर हो सकती है? एपिलेप्सी किस तरह से अकर हो सकती है? यंगर पीपल में देखें तो ये जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज़ की वजह से हो सकती है, यानी कि जेनेटिक, यानी कि अगर पेरेंट्स को भी एपिलेप्सी है तो उससे भी आपको हो सकती है, या फिर डेवलपमेंटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी कॉज हो जाए। इसके अलावा अगर किसी की एज 40 से अबव है, उस केस में ब्रेन ट्यूमर्स अगर आपके प्रेजेंट है आपके ब्रेन के अंदर, तो उस केस में भी एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। इसके अलावा तीसरी इसमें आती है हेड ट्रॉमा या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस अगर अंदर हुए हैं तो उससे भी किसी भी एज में आपको एपिलेप्सी हो सकती है। ट्रॉमा का क्या मतलब होता है? तो ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपके हेड के अंदर इंजरी है, इंजरी की वजह से भी हो सकती है, या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शंस हैं तो उससे भी एपिलेप्सी अकर हो सकती है। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज के लिहाज से, ये किसी भी एज में अकर हो सकती है। अगर हम क्योर के बारे में बात करें कि उसको ट्रीट किस तरह से करना है, तो अभी तक फ़िलहाल कोई क्योर नहीं है एपिलेप्सी का, लेकिन सेजियोर्स जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय द मेडिसिन्स। और अगर किसी को सेजियोर्स हैं, उस पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी इसको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली क्या करें? मेडिसिन्स इनटेक करें। और इन मेडिसिन्स को हम कहते हैं एंटी कन्वल्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सेजियोर्स। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट और एंटी एपिलेप्टिक का ही ये काम होता है, जिन्होंने क्या करना होता है, जो भी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ब्रेन के अंदर उसको इसने क्या कर देना है? कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और फंक्शनल डिसऑर्डर्स। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर पैरालिसिस और एपिलेप्सी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ड्यूरिंग अ सेजियोर अटैक, ऑब्जेक्ट्स शुड नेवर बी प्लेस्ड इन द पेशेंट्स mouth or as it can result in serious injury. It is possible that the patient will bite his or her own tongue. अगर किसी भी पेशेंट में सेजियोर अटैक हुआ है तो उस केस में माउथ में कोई ऑब्जेक्ट्स प्लेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे सीरियस इंजरी हो सकती है।
इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि पेशेंट अपनी टंग को ही बाइट कर ले, ठीक है, तो इससे सीरियस इंजरी हो सकती है। The knowledge of the composition and the functioning of nervous system has helped man in the diagnosis and the treatment of the nervous disorders including paralysis and epilepsy. Man has discovered the areas of the brain that receive information from different sense organs and the areas that send messages to the different effectors. Such knowledge helps a lot in identifying the malfunctioning areas of brain. अब आजकल जो है वो नॉलेज ले लिया गया है कि कंपोजिशन क्या होती है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग किस तरह से होती है। इस तरह से हम लोग अब डिफरेंट जो भी नर्वस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी डिस्कवर कर लिया हुआ है कि कहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, कहाँ से ट्रांसमिट होती हैं टू द इफेक्टर्स। तो इस तरह से हम लोग नर्वस डिसऑर्डर्स को तो एटलीस्ट हम लोग ट्रीट करने में हमारे लिए आसानी हो गई है, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज जो हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है ये इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से सारे नोट्स स्टडी करने हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।